नमस्कार साथियों, राम राम, सलाम, जय मां करणी। मैं बसंत चारण आपके थोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इस राजपूताने के इतिहास का वो सबसे बड़ा महायोद्धा जिसे कहा जाता है राणा सांगा। वो राणा सांगा जिसने अपनी मातृभूमि के वास्ते जीते जी वो संघर्ष करता रहा और अंततः ये बंदा पूरे के पूरे जीवन काल के अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा। तो भाई लोगों, शुरुआत करते हैं राणा सांगा। राणा सांगा को आपको पढ़ाया जाए उससे पहले भाई लोगों, राणा सांगा से पहले थोड़ा सा आपको पीछे का भी इतिहास जानना जरूरी है, वरना पूरी चीज आपके समझ में नहीं आएगी साथियों। और बात करते हैं राणा कुंभा की। भाई लोगों, राणा कुंभा के दो पुत्र थे और राणा कुंभा के दो पुत्रों में जो एक बड़ा पुत्र था उसका नाम था उदय या उदय सिंह। उदय या उदय सिंह। और ये वो उदय या उदय सिंह है जिस बंदे के द्वारा अपने पिता की कर दी गई थी हत्या। जो छोटा वाला भाई है उसका नाम था रायमल। तो राणा कुंभा के दो पुत्र, बड़े का नाम उदय या उदय सिंह कहा जाता है और जो छोटा वाला पुत्र था उसका नाम है रायमल। कहते हैं भाई लोगों, जब वृद्धावस्था के अंदर था राणा कुंभा, उस समय काल में उसका जो बेटा है उदय, जिसे उदय सिंह भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है और इसको इस बात का पता चलता है कि पिता का मोह इस छोटे वाले भाई के प्रति कुछ ज्यादा ही है। इस वजह से वो अपने राजगद्दी के ऊपर बैठने को लेकर के और वो आशंकित था, चिंतित था और उसको मन में सब बहम जाग जाता है कि शायद पिताजी अगर कुछ साल और रहते हैं, अगर राणा कुंभा कुछ साल और ज्यादा जीता है तो हो सकता है कि ये रायमल को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दे। इसी वजह से साथियों इसके मन में जाग जाता है एक पाप और ये उदय एक दिन मौका पाकर के राणा कुंभा जब महल के झरोखे के अंदर बैठा हुआ था तब उसके पास जाता है और जाकर के चापलूसी भरी बातें करता है और अंततः जो मन में पाप लेकर के पहले से गया था, एक षड्यंत्र रच करके जो गया था, ये उस समय राणा कुंभा को अपनी वृद्धावस्था के समय काल के अंदर आखिरकार कहते हैं कि महल के झरोखे से धक्का देकर के उसकी कर देता है हत्या। इस प्रकार से राणा कुंभा की मृत्यु होती है 1468 ईस्वी के अंदर। और इसी वजह से मेरे भाई लोगों, महल के झरोखे से देकर के की गई थी इसकी हत्या। इसीलिए इसे उदय या जो उदय सिंह है इसे कहा जाता है मारवाड़ का पितरंता। मारवाड़ का पितरंता कहा गया है उदय, या अगर उदय सिंह भी आए तो आप इसे सही कर सकते हो। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, आखिर उदय बन जाता है अपने पिता को मार करके और अगला शासक बन गया 1468 ईस्वी के अंदर। कहते हैं मेरे भाई लोगों, जब इसने अपने पिता की हत्या करके जब राजगद्दी के ऊपर बैठता है तो कुछ समय के बाद के अंदर ये पूरे के पूरे मेवाड़ के उन दरबारियों को पता चल जाता है, मेवाड़ के उन सभी रणबांकुरों को पता चल जाता है, छोटे बड़े भाई को पता चलता है कि एक ऐसा भाई या एक ऐसा शासक जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की तो वो मेवाड़ का क्या भला करेगा। इसी बात से नाराज होकर के और मेवाड़ के जितने भी दरबारी थे वे सब के सब साथ देते हैं रायमल का। और इस प्रकार से इस उदय और इस रायमल के बीच के अंदर एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है मेरे भाई लोगों दाड़ीमपुर का युद्ध। और इस दाड़ीमपुर के युद्ध के अंदर मेवाड़ के सभी जो रणबांकुरे जो
दरबारी थे वो साथ देते हैं रायमल का, और इसी वजह से रायमल इस युद्ध के अंदर होता है विजयी, और वहीं पर उदा होता है इस युद्ध के अंदर पराजित। ये पराजित होता है, वह यहां से अपनी जान बचा करके भागता है, और यहां से भाग करके मेवाड़ के दुश्मन के पास पहुंच जाता है, यानी कि मालवा। मालवा आप सबको पता है मध्य प्रदेश में है। मालवा पहुंचा और यहां जाकर के लेता है शरण। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों शासक बन जाता है रायमल। और यह शासक बनता है 1473 ईस्वी के अंदर। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि उदय या उदय सिंह जो कि राजगद्दी के ऊपर बैठा था 1468 के अंदर, और ये 1468 से लेकर के और 1473 ईस्वी तक ये करता है शासन। 1473 के अंदर मेवाड़ का शासक बन गया है रायमल, और यहाँ पर उदा जो कि यहाँ से पराजित होकर के यहाँ से भागा और जाकर के मालवा पहुंच गया, और मालवा में ले लेता है शरण। भाई लोगों आपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जको जिया करसी वो भी भरसी, जैसी करनी वैसी भरनी। और आखिरकार कहते हैं कि जको आपके पिताजी का नहीं हो सका, जो बंदा अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए राजगद्दी पर बैठा है और अपने पिता का जो बंदा एक विश्वासघाती हो सकता है, आखिरकार कहते हैं कि ऐसे बंदे के ऊपर भगवान भी रहम नहीं करते हैं और भगवान का कहर बरसता है। जिस समय काल ये घटना हो रही थी उसमें वर्षा ऋतु का समय था, और कहते हैं कि एक दिन ये उदा जब महल इस मालवा के अंदर महल के बाहर वहां पर बैठा हुआ था, तभी इस वर्षा ऋतु के समय काल के अंदर अचानक ही इसके ऊपर गिर जाती है बिजली, और बिजली गिरने की वजह से उदा की हो जाती है मृत्यु। देखिएगा आखिरकार मालवा के अंदर बिजली गिरने के कारण मृत्यु होगी, और उदा आखिरकार मृत्यु को प्राप्त करता है 1473 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोगों, इसकी मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? मालवा के अंदर बिजली गिरने के कारण। तो राणा कुंभा का जो बड़ा वाला पुत्र था उदय या उदय सिंह, उसका चैप्टर आपके समझ में आ गया है, और अगला शासक बन जाता है रायमल। और जो रायमल राजगद्दी के ऊपर बैठा है, अब बात करते हैं महाराणा रायमल की। राणा रायमल जिसका कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, 1473 से लेकर के और 1509 ईस्वी तक ये राजगद्दी के ऊपर बैठा था। महाराणा रायमल के समयकाल की अगर प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसकी प्रमुख उपलब्धि है इस बंदे के द्वारा एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है इसका इनके द्वारा पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया था। और आप सब भाई लोगों को पता है कि एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर है मेरे भाई लोगों कैलाशपुरी उदयपुर। और इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर का जो वास्तविक जो निर्माता है वो निर्माता है बप्पा रावल। वो बप्पा रावल जिसका वास्तविक नाम था काल भोज। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर का इसके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा
महाराणा रायमल की जो रानी थी जिसका नाम है श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आपने राणा कुंभा के इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि राणा कुंभा का जो पुत्र है जो महाराणा रायमल, इस महाराणा रायमल का विवाह राणा कुंभा के शासनकाल के अंदर उस आवड़ भावड़ की संधि के तहत मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में किया गया था। तो भाई लोगों, ये रानी श्रृंगार देवी जो कि मारवाड़ के शासक राव जोधा की है पुत्री, मारवाड़ शासक राव जोधा की पुत्री थी रानी श्रृंगार देवी। कहते हैं कि इसके द्वारा घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किया गया था। घोसुंडी की बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोगों। रानी श्रृंगार देवी ने कौन सी बावड़ी का निर्माण कराया? घोसुंडी की बावड़ी। और ये जो घोसुंडी की बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराने वाली जो रानी थी उसका नाम है श्रृंगार देवी। और ये श्रृंगार देवी जो कि राणा रायमल की पत्नी थी या उनकी रानी थी। इस प्रकार से ये दो उपलब्धियां आपके महाराणा रायमल के समयकाल में आती है। अब बात करते हैं राणा रायमल के आगे के शासकों की। महाराणा रायमल के समयकाल की एक आपको घटना एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। भाई लोगों, रायमल की 3 संतान थी। महाराणा रायमल जिनके सबसे बड़ी जो संतान थी उसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा पुत्र है। इससे छोटा जो था उसका नाम है जयदेव, जिसे जगमाल भी कहा जाता था। और सबसे जो छोटा है उसका नाम है संग्राम सिंह। इसे आप याद रख लेना। मैं इसमें केवल और केवल आपके एक नाम लिख देता हूं जानकारी के लिए। जयदेव। देखिएगा, कहते हैं कि जिसमें महाराणा रायमल राजगद्दी के ऊपर बैठा था उस समय काल के अंदर इन तीनों पुत्रों के अंदर सबसे ज्यादा महायोद्धा और वीर युद्धों गुणों से भरपूर होने की वजह से जो संग्राम सिंह था, ये संग्राम सिंह पूरे के पूरे दरबार में छाया हुआ था। अपने वीर युद्धत्व गुण, अपने व्यवहार कुशल, अपने व्यक्तित्व की वजह से जब ये पूरे दरबार में छा चुका था उस समय काल के अंदर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की चिंताएं बढ़ जाती है। क्योंकि वो देखता है कि महाराणा रायमल का सबसे जो छोटा पुत्र है, अपने पिताजी को जो छोटगड़ी जो पुत्र है, यानी कि मेरा जो सबसे छोटा भाई है, वो पूरा का पूरा दरबार में छाया हुआ भी है और साथ ही साथ उसने पिताजी का भी दिल जीत लिया है। इस वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको राजगद्दी मिल जाए। पहले के समय काल में, इस राजवंश के समय काल में सबसे बड़ी जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई इस राजगद्दी की हुआ करती थी। आज भी लोकतंत्र के अंदर भी लड़ाई जो है वो लगभग आपके इसे कुर्सी की लड़ाई होती है। तो उस समय काल में पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया के मन में जाग जाता है एक बहम। और बहम यह था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि संग्राम सिंह राजगद्दी पर बैठ जाए। तो वह ज्योतिष शास्त्र के अंदर बड़ा विश्वास करता था और इसी वजह से मेरे भाई लोगों आखिरकार वो सोचता है कि क्यों नहीं अपना वहां जाकर के जन्म कुंडली दिखाई जाए और किसी अच्छे ज्योतिष को जाकर के अपना हाथ दिखाया जाए और उसमें अपन पता करते हैं कि मेरे नसीब के अंदर राजयोग लिखा हुआ है या नहीं है। और कहते हैं भाई लोगों इस प्रकार से उसके मन में जाग गया एक बहम। और आप सब भाई लोगों को पता है कि बहम की कोई दवाई नहीं होती। कहते हैं कि बहम की कोई दवाई और बिना नखरे की कोई लुगाई आज तक लॉन्च ही नहीं हुई। अब भाई लोगों बात करते हैं कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के मन का बहम है। बहम की दवाई तो नहीं, लेकिन फिर भी ये उसका इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए जाएगा और जाएगा एक ज्योतिष के पास के अंदर और वहां ज्योतिष से जाकर के अपने नसीब के अंदर ये राजयोग पूछेगा। भाई लोगों कुछ किताबों के अंदर आपको यह भी मिलेगा कि एक चारणी पुजारिन के पास भी गए थे। तो अलग अलग कहानियां हैं।
आपको चारणी पुजारिन का कहा जाए तो उसको भी आपको याद रखना है कि चारणी पुजारिन के पास जाकर के भी उन्होंने अपना राजयोग पूछा था या अपना नसीब पूछा था। तो देखिएगा, कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा राजकुमार है, मेवाड़ का राजकुमार है और ये होने वाला अगला शासक भी है। तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया राजयोग पूछने के लिए पंडित के पास जाता है और वहां पर जब ये पंडित के पास जाते हैं तब कहा जाता है कि पंडित ने राजयोग सांगा के नसीब में बताया। जब ये राजयोग सांगा के नसीब में बताया जाता है तब उसका जो एक विश्वास था, उसको ये इस बात का विश्वास था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजगद्दी के ऊपर मेरा छोटा वाला भाई बैठ जाए। और जैसे ही उस ज्योतिष ने बताया कि अगला शासक तो बनने वाला संग्राम सिंह है, और संग्राम सिंह का सुनते ही उस बंदे का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो मुझे पहले ही पता था, चलो एक बार आप साथ ही साथ इस जयदेव का और देख लो। भाई लोगों, इतिहास के अंदर इस जयदेव को एक शराबी के रूप में बताया गया है। ये बंदा हर समय काल के अंदर विलासितापूर्ण जिंदगी जिया करता था। अगर मैं इसे यह कहूं कि हर समय काल के अंदर रंग महलों के अंदर मदमस्त रहने वाला बंदा, हर समय काल के अंदर सोमरस के अंदर मदमस्त होकर के और चारों तरफ नृत्यांगनाओं और दासियों से घिरा रहने वाला बंदा, जिसका नाम है जयदेव। तो ये वो जयदेव है जिसे हर समय काल के अंदर रंग महलों से ही उसे फुर्सत नहीं मिला करती थी। तो वो राजयोग के बारे में उसको कोई लेना देना नहीं था, बिन कोई मतलब को नहीं हो। कौन राजगद्दी पर बैठे, चाहे पापा बैठे, चाहे बड़ोड़ो भाई बैठे, चाहे छोटे गड़ियों बैठे, आपने तो बस आपनो रंग महल और बस आपा भला। और रंग महल में हर समय काल में रंग बांटने में मदमस्त रहने वाला जो बंदा था उसका नाम था जयदेव। तो भाई लोगों, जयदेव के बारे में पूछा कि भाई इसकी भी जन्म कुंडली देखो दगनी, वो तो कोटी मेरे दिक्कत पैदा नहीं करे। तो जी जयदेव के देखते ही पंडित जी जो था, उस पंडित ने देख करके उसके ऊपर बड़ा अपने आप के अंदर उसका चेहरा खिल जाता है पंडित का। तो पंडित ने पूछा भाई क्या हुआ? तो क्या उसने बताया कि जयदेव के तो साहब चारों तरफ बोतला ही बोतला नजर आ रही है, चारों तरफ नृत्यांगना नजर आ रही है। वो तो आपकी जिंदगी के माने हो तो ई मौज करसी रो तो ठाट बाट हो रेसी, ये किसी के प्रकार से राजयोगी के नहीं लिखा हुआ है। तब ये कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के वह गई का तो मन पहली डोर दिखा जो हर समय ये मदमस्त रहे क्या राज करसी। एक काम करो, मेरे नसीब में थोड़ा सा देखो। तब आखिरकार जब वो अपना नसीब जब दिखाता है तब उसके अंदर भी साफ रूप से ये बता दिया गया था कि आपके नसीब के अंदर राजयोग नहीं लिखा हुआ है। और राजयोग अगर तीनों भाइयों में अगर किसी के लिखा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ संग्राम सिंह है। और संग्राम सिंह के राजयोग इस कदर लिखा हुआ है कि शासन तो कुछ वर्षों तक करेगा, लेकिन आने वाले समय काल के अंदर एक इतिहास पुरुष कहलाएगा। इसे राजपुताने के इतिहास का सबसे बड़ा महायोद्धा कहलाएगा और इस मेवाड़ को एक नया गौरवान्वित करने वाला इतिहास लिख करके जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा वृतांत जो कि पंडित जी के द्वारा बताया जाता है कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को, ये बात कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया कतई सहन करने वाला नहीं था। आखिर कहते हैं इस बात का पता चलते ही कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। और ये बंदा यहां से जैसे ही सांगा के बारे में पता चला, ये यहां से सीधा पहुंचता है इस संग्राम सिंह के पास और संग्राम सिंह के महल में जाता है। और महल में जैसे ही जाता है तो संग्राम सिंह को अपने बड़े भाई को देख करके बड़ी खुशी होती है कि मेरा बड़ा भाई आया है। और वो उसका आदर सत्कार करने में लगा होता है कि अहो भाग्य मेरे जो आज मेरे बड़े भाई साहब मेरे महल के अंदर पधारे। उससे नहीं पता था कि भाई साहब यहाँ पूरा लाडगोडी कर पाए आज तक और पूर्ण रूप में पूरा तैयार हो रहा है। तभी कहते हैं कि जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना होता है, मिलन होता है, उसी समय ये जो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया था जो पहले से ही षड्यंत्र रच करके गया था और वहीं पर वो ताड़प तोड़ उसके ऊपर प्रहार करना शुरू कर देता है। और उस प्रहार के दौरान, तलवार के प्रहार के दौरान इस संग्राम सिंह के आंख के अंदर तलवार घुस जाती है और इस प्रकार इस संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी जाती है कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। तलवार से प्रहार किया और इस प्रहार के अंदर
संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। कहते हैं कि उस समय काल में संग्राम सिंह का एक मित्र भी वहां पर महल में था और वो किसी प्रकार से कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को पकड़ता है, उन्हें रोकता है। तब तक संग्राम सिंह अपनी जान बचा करके वहां से भागने में हो जाता है सफल। और ये संग्राम सिंह यहां से अपनी जान बचा करके भागा और जान बचा करके यहां से होता है फरार। और ये आज के जो अजमेर है, इस अजमेर के आसपास के जंगलों में अजमेर के जंगलों में चला गया और वहां पर इसे मिल जाता है एक मित्र, जहां पर जिसका नाम था करमचंद पंवार। और करमचंद पंवार के पास लेता है शरण। करमचंद पंवार के पास यहां शरण लेता है। करमचंद पंवार भाई लोगों, यहां अजमेर के पास के अंदर एक स्थान है श्रीनगर, और इस श्रीनगर का ये जागीरदार था। श्रीनगर का जागीरदार करमचंद पंवार। अब भाई लोगों, ये कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जिसने संग्राम सिंह के पीछे सेना भी भेजी थी, लेकिन कहते हैं कि सैनिकों के द्वारा खूब उसे ढूंढा जाता है, लेकिन संग्राम सिंह की वहां पर किसी प्रकार वहां उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, क्योंकि उसने अपने मन में सोच लिया था कि यहां से संग्राम सिंह इस कदर घायल होकर के गया है जो कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार से उसने सोचा कि संग्राम सिंह मर चुका है, और ये चीज सोच करके वो अपने आप के अंदर इस इतिहास को बदलने की मन में सोचता है कि मैंने जन्म कुंडली को बदल दिया, इतिहास को बदल दिया। इधर दूसरी तरफ कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसके जीवन काल को देख करके और इसकी उपलब्धियों को देख करके इसे कहा जाता है मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। मेवाड़ का उड़ना राजकुमार, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। मेवाड़ का उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा गया है। सर, इसे उड़ना राजकुमार क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तेज घुड़सवार था, और तेज घुड़सवार होने की वजह से इसको कहा गया है मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। आपने कुंभलगढ़ किले के बारे में पढ़ा होगा। कुंभलगढ़ किला जिसकी जो प्राचीर है, उसकी जो चौड़ाई है, जिसके ऊपर 4-5 घोड़े एक साथ के अंदर घुड़सवार उनके ऊपर बैठ करके और आराम से उनको चला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चौड़ाई है उस दीवार की, उस दीवार के ऊपर ये कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जो बहुत ही तेज गति से उस पूरी की पूरी प्राचीर के ऊपर घोड़े को एकदम निडर होकर के वहां पर दौड़ाता था। इस वजह से उसको कहा जाता था कि ये जो अपने आप के अंदर एक उड़ने वाला राजकुमार है जो इतना तेज घुड़सवारी करता है, और वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर के ऊपर। तो इस प्रकार से भाई लोगों, तेज घुड़सवारी, एक अच्छा घुड़सवार होने की वजह से इसे कहा गया है मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। इस कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की एक रानी, जिस रानी का नाम था ताराबाई, कहते हैं कि महाराणा रायमल के द्वारा इन्हें अजमेर की जागीर सौंपी जाती है, अजमेर की सूबेदारी सौंपी जाती है। और जब ये अजमेर जाता है तब कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी प्रिय रानी ताराबाई को भी साथ में लेकर के जाता है। इस ताराबाई के द्वारा वहां अजमेर के किले में, जिसका प्राचीन नाम अजय मेरू किला था, अजय मेरू दुर्ग में जाकर के, और वहां पर इसने बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण जब किया गया तो उन्हें सुंदर महलों को देख करके और अपनी रानी के नाम को अमर करने के वास्ते आखिरकार कहते हैं कि इस कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने उस अजमेर के दुर्ग का नाम बदल करके अपनी रानी के नाम यानी कि ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। आज अपन पढ़ते हैं कि तारागढ़ किला कहां पर है साहब, तब आप बताते हो कि साहब अजमेर के अंदर है, दूसरा कहां पर है, बूंदी के अंदर है। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था अजय मेरू दुर्ग। वो अजय मेरू जिसका निर्माण अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो भाई लोगों, अजमेर के दुर्ग का नाम बदल करके तारागढ़ नाम रखने वाला जो बंदा है उसका नाम है कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया।
और कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय रानी, अपनी सबसे जो प्रिय रानी थी ताराबाई, उस ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था। अजयमेरु दुर्ग का नाम बदलकर रखा तारागढ़। इस प्रकार से इसके कुछ अन्य उपनाम भी है। तारागढ़ किले को गढ़ बीटली भी कहा जाता है। गढ़ बीटली, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान भी कहा गया है। इसे इसका प्राचीन जो नाम है वो इसे अजयमेरु दुर्ग राजस्थान का हरिद्य भी इसे कहा जाता है। तो भाई लोगों देखिएगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं। तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है गढ़ बीटली। गढ़ बीटली क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि ये बीटली नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित था, इसी वजह से इसे कहा जाता है गढ़ बीटली। दूसरा कहा जाता है कि कालांतर के अंदर जब मुगल शासक बने थे शाहजहां, और शाहजहां का एक सामंत था जिसका नाम था विठलदास। विठलदास को यहाँ की जागीर सौंपी गई थी और विठलदास ने इस दुर्ग के अंदर बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया, साथ में थोड़ा जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। इसी वजह से उस विठलदास, शाहजहां के सामंत विठलदास के नाम पर भी इसको कहा जाता है गढ़ बीटली। दोनों तर्क आपके सामने, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे और एग्जाम में पूछा जाए उनका आप लिख सकते हो। फिर है पूर्व का जिब्राल्टर। इसी प्रकार का एक दुर्ग जो कि जिब्राल्टर नामक दुर्ग है, जिसकी जो संरचना है वो उसी प्रकार की, इस प्रकार की संरचना जैसे कि आपके अजमेर के दुर्ग की है, इसीलिए उसे कहा गया पूर्व का जिब्राल्टर। अरावली का अरमान, अरावली पर्वतमालाओं के ऊपर स्थित होने की वजह से, जैसा कि आपको पता है अरावली के जो पर्वतमाला है वो अजमेर के चारों ओर पहाड़, अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ जो शहर है वो है अजमेर, और इन्हीं अरावली पर्वतमालाओं के ऊपर स्थित होने की वजह से इनको कहा गया अरावली का अरमान। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का आपने नक्शा देखा होगा जिसके अंदर सबसे मध्य के अंदर अजमेर, और अजमेर का वो गौरवशाली यहाँ पर दुर्ग होने की वजह से इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और अजय राज चौहान के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था 1113 के अंदर, 1113 अजय राज चौहान जिसने अजमेर नगर बसाया और इस दुर्ग का निर्माण कराया था, इसी वजह से साथियों इसे अजयमेरु दुर्ग भी कहा जाता है। तो ताराबाई का इतिहास आपने पढ़ा। अब जिस समय काल के अंदर मेरे भाई लोगों करमचंद पवार के पास में राणा सांगा बेटा है आपके अजमेर के पास, श्रीनगर का जो जागीरदार है करमचंद पवार, यहां पर बेटा है संग्राम सिंह। अब मैं इसके नाम से पहले, अभी इसके अंदर राणा आपको नहीं पढ़ना है, ये बात की चीज है। संग्राम सिंह अभी श्रीनगर के अंदर वहां पर करमचंद पवार के पास बेटा है। और दूसरी तरफ मेरे साथियों यहां कहते हैं कि एक बार सोलंकियों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और उस समय काल के अंदर महाराणा रायमल अपने बड़े बेटे कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को इस जयदेव को साथ में लेकर के भेजते हैं, यानी कि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया और जयदेव दोनों सोलंकियों के विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से सोलंकियों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करता है जयदेव। अपने जीवन काल के अंदर हमेशा रंग महलों में मदमस्त रहने वाला जयदेव आखिरकार सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त करता है। साथियों
इस प्रकार से एक भाई की यहां पर हो जाती है मृत्यु, और उस समय शासन किनका चल रहा है? रायमल का। दूसरी तरफ आ जाओ कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जिसके आप कह सकते हो कि रायमल की एक पुत्री जिसका नाम था आनंदीबाई, इसकी पुत्री का नाम है आनंदीबाई, और आनंदीबाई का जो विवाह है वो किया गया था सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा। सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा। ये जगमाल देवड़ा जिसकी रानी का नाम आनंदाबाई, और आनंदाबाई को आप कह सकते हो कि महाराणा रायमल की पुत्री आनंदीबाई, और यह कह सकते हो कि सांगा और जयदेव और कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन आनंदीबाई। अब यहां पर केवल और केवल एक संग्राम सिंह जब वहां पर बैठा था, और यहां पर मेवाड़ का राजकुमार के रूप के अंदर एकमात्र बंदा था जिसका नाम है कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। ये जगमाल देवड़ा जो कि अपनी रानी आनंदीबाई को बहुत ज्यादा कष्ट देता था, इसके ऊपर अत्याचार करता था, तब महाराणा रायमल के द्वारा एक बार अपने बड़े बेटे कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को उनको समझाने के लिए भेजा जाता है कि ताकि जाकर के उनसे विनती करें, उनको बड़े प्यार से समझाएं कि आनंदीबाई को इस प्रकार से कष्ट ना दें। तो वो वहां पर जाता है उनको समझाने के वास्ते, और उस समय काल के अंदर इस कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया का जो बहनोई है जिसका नाम जगमाल देवड़ा है, वो जगमाल देवड़ा जो उन्हें बड़े प्यार से वहां पर आदर सत्कार करता है, और आदर सत्कार करके उन्हें वहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से शानो शौकत के साथ रखता है। लेकिन उसके मन में एक षड्यंत्र रचा हुआ पहले से तैयार था, और वह वहां से जैसे ही कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया वापिस रवाना होते हैं मेवाड़ के लिए, अपनी बहन व बहनोई से मिलकर के बहनोई को समझा करके वापिस जब रवाना होते हैं, उस समय काल के अंदर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के बहनोई जिसका नाम है जगमाल देवड़ा, उस जगमाल देवड़ा के द्वारा वहां पर किया जाता है विश्वासघात, और विश्वासघात के अंदर वह उन्हें भोजन के अंदर खाने के अंदर वहां पर जहर मिलाकर के उनको खिला देते हैं। इस प्रकार से भाई लोगों कहते हैं कि जिसके ऊपर किया था सबसे बड़ा विश्वास, उन्हीं बहनोई के द्वारा किया जाता है विश्वासघात। और इस विश्वासघात होने की वजह से आखिरकार जब कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही से रवाना होकर के जब कुंभलगढ़ पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते उस विष की वजह से, जहर की वजह से आखिरकार उनकी हो जाती है मृत्यु। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। और क्यों नहीं होता विश्वासघात? क्योंकि जहां पर होता है अति विश्वास वहीं पर होता है विश्वासघात, क्योंकि नाम है विश्वास, विष का वास। तो देखिएगा साथियों, अब यहां पर इस जगमाल देवड़ा के द्वारा विश्वासघात करके दिया जाता है जहर, और ये जहर दिया गया था कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। अब कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने जहर खिला दिया गया, और ये कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जहर खाने की वजह से, जहर दिए जाने की वजह से आखिरकार इसकी मृत्यु होती है। मेरे भाई लोगों, कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच गया था। जैसे इसको पता चला कि मेरे साथ विश्वासघात हो गया है, तब कहते हैं कि ये बंदा पहले से आपको पता है कि ये तो मेवाड़ का उड़ना राजकुमार है, तो तेज घुड़सवार होने की वजह से ये वहां से तेज गति से आखिरकार पहुंचता है कुंभलगढ़, लेकिन कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते इसकी हो जाती है मृत्यु। इस कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1509 ईस्वी के अंदर। 1509 में इसकी मृत्यु, और इसीलिए कहा जाता है कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, यह छतरी स्थित है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। यहां पर इसकी छतरी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोगों,
और ये जो छतरी है, ये छतरी है आपके 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कोमलगढ़ के अंदर किसकी स्थित है? महाराणा कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होती है 1509 के अंदर। इस प्रकार भाई लोगों 1509 के अंदर महाराणा रायमल का बड़ा पुत्र कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया भी मृत्यु को करता है प्राप्त। छोटा वाला जो था जयदेव, वो सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ पहले भी मारा गया था। अब बचा कौन? एकमात्र एक ऐसा बंदा बचा है जो एक आंख का धनी है, और वो बंदा मेवाड़ से दूर अजमेर के पास के अंदर श्रीनगर के वहां जागीरदार करमचंद पंवार के पास शरण लिए बैठा है, जो कि मेवाड़ में सब सोच रहे हैं या कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जैसा सोचता था कि संग्राम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उस बंदे को जब इस बात का पता चलता है कि मेरा जो भाई है उस भाई के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है, इस वजह से ये बात उससे सहन होने वाली नहीं थी। कहते हैं कि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु का समाचार पाकर के और उनके जो पिता हैं महाराणा रायमल, उन महाराणा रायमल भी सदमे के कारण 1509 के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। यानी कि पिता और पुत्र दोनों की मृत्यु होती है 1509 के अंदर। देखिएगा 1509 के अंदर 1509 में महाराणा रायमल की मृत्यु, और 1509 में महाराणा रायमल की मृत्यु का जैसे ही समाचार मिलता है यहां पर संग्राम सिंह को, तब संग्राम सिंह यहां से चला करके आएगा मेवाड़, और मेवाड़ आकर के और पिता की मृत्यु के बाद में बनेगा शासक। और जब ये शासक बनता है 1509 ईस्वी के अंदर मेरे भाई लोगों, तब कहते हैं कि ये संग्राम सिंह के नाम से नहीं बल्कि राणा सांगा के नाम से राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था। अब जैसे इस बात का पता चला राणा सांगा या संग्राम सिंह को कि मेरे भाई की विश्वासघात करके हत्या की गई थी, इस वजह से वो जैसे ही राजगद्दी के ऊपर बैठेगा, राजगद्दी पर बैठते उसने सबसे पहले अपने भाई की उस हत्यारे, चाहे वो अपना बहनोई, लेकिन उसने उसके भाई के साथ गद्दारी की थी, उसके साथ विश्वासघात किया गया था। इसी वजह से वो वहां से मेवाड़ से चल करके सिरोही के ऊपर करेगा आक्रमण, और आक्रमण करके जगमाल देवड़ा को पराजित करके उन्हें मार करके और अपने भाई का बदला लेगा पूरा। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों इस इतिहास के अंदर, इस घटनाक्रम के अंदर आपको राजपूताने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे का इससे बढ़कर के कहीं पर भी आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि एक तो वो भाई था मेरे साथियों, एक वो भाई जिस भाई के द्वारा, अब देखिएगा आप ध्यान से, हाँ जी, एक वो भाई कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जिसने अपने भाई के ऊपर बहम करके, संग्राम सिंह के ऊपर बहम करके, और वो बंदा उसे मारने के वास्ते गया था। वो तो अच्छा है कि संग्राम सिंह के आप कह सकते हो कि भी का दिन गराहा जना वो बच गयो, बाकी वो तो आपकी तरफ पूरा मार चुके हो। एक भाई बहम करके अपने भाई को मारने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर लेता है, और वही भाई जो समय बीत जाने के बाद जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी और विश्वासघात करके मेरे रहते हुए आज मेरी आंखों के सामने और मेरे इस प्रकार से मेरे भाई के साथ विश्वासघात हो गया, उसकी हत्या हो गई, ये बात एक भाई सहन करने वाला नहीं था साथियों। कहते हैं कि भाई जो है वो भाई कि मैं मांगा भाई आपस में चाहे के लड़ा चाहे के मरा, लेकिन हमारा भाई ने कोई दूसरों कोई आंगली भी उठावे तो मन पूछ उठावे, क्योंकि मैं भाया का भाई आपस में चाहे कुछ भी करा, लेकिन हमारे आपस में इस कमजोरी को अगर कोई कमजोरी मान ले तो उसकी बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। और इसी वजह से ये संग्राम सिंह वहां जाकर के उससे अपने भाई का लेता है बदला, और इस प्रकार एक तरफ एक भाई उसका मारने की प्रयास करने वाला अपनी तरफ से उसकी जान ले चुका था, और दूसरा भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए जाता है और उसका बदला लेकर के भी आता है। इसलिए कहा गया है मेरे भाई लोगों कि इस घटनाक्रम के ऊपर एक बहुत अच्छी दो लाइनें याद आती है, और वो लाइनें इस कदर है कि भाई से बड़ा ना कोई बेरी है, ना भाई से बड़ा कोई शैन है। देखिएगा इस घटना के ऊपर कि एक भाई सबसे बड़ा बेरी, अगर एक इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बन सकता है कि इंसान का, तो वो उसका भाई हो सकता है, क्योंकि वो एक ही माता पिता
कि उनके अंदर खून होता है और इस वजह से दोनों में उबाल भी बराबर मारता है और दोनों के अंदर वही रवानी, वही जवानी होती है, वही खून का उबाल होता है। इस वजह से एक भाई का दूसरा भाई जो होता है वो सगा भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बाकी दूसरा दुनिया का कोई भी बंदा आ जाए तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है और उसको पटकनी भी दे सकता है, लेकिन अपने भाई के सामने आने के बाद वह उसका मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर पाता है। और दूसरी तरफ कि भाई से बड़ा ना कोई शेण है, भाई से बड़ा कोई सहयोगी भी नहीं हो सकता। जिस समय पूरी की पूरी दुनिया साथ देना छोड़ दे और अपने भाई के ऊपर अगर कोई व्यथा या उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट आया होता है तो उस समय काल में अगर कोई सबसे बड़ा साथ दे सकता है, या कह सकती हो कि जिसका हृदय वहां पर पिघलता है या उसका दिल में दर्द होता है, तो वो भी एक सगा भाई हो सकता है मेरे साथियों। और वो ही वहां पर जब पूरी दुनिया साथ देना छोड़ दे तब एक भाई साथ देता है कि भाई से बड़ा ना कोई बेरी है, ना भाई से बड़ा कोई शेण है। बाया की भीड़ भाई भगावे, बाया की भीड़ बाय लाऊं कदी नहीं भागे। आप आज की व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके ट्विटर, ये जितने भी इंस्टाग्राम, इनको पर से आपके हजारों फॉलोअर्स होंगे, आपके लाखों आपके प्रशंसक होंगे, आपके मित्र होंगे, लेकिन भाई लोगों जिस दिन भाई के स्थान पर भाई की जरूरत पड़ेगी उस समय आपके वो दोस्त कभी काम नहीं आएंगे। बाया के भेड़े हमेशा भाई चौका लाग्या करे, बट बाई ला चौका कौन लाग्या करे हमारा भाई लोग। ये परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन ये आपकी जिंदगी में जरूर काम आएगा। इसे अपने जीवन में उतार लेना साथियों। तो कहा गया है कि भाई से बड़ा ना कोई बेरी है, ना भाई से बड़ा कोई शेण है। बाया की भीड़ भाई भगावे, बाया की भीड़ भाई लाऊं कदी नहीं भागे। इसीलिए एक चारण कवि ने बड़ा खूब लिखा है साथियों कि बेटणु हमेशा भाया भेड़े होवे चाहे बेर ही, बेटणु हमेशा भाया भेड़े होवे चाहे बेर ही, बेटणु हमेशा ठंडी छाया होवे चाहे केर ही, और जीवणु हमेशा मां के हाथ को होवे चाहे जहर ही, होवे चाहे जहर ही। तो भाई लोगों इस प्रकार से अब राजगद्दी के ऊपर बैठ गए हैं आपके महाराणा सांगा, जिसका समयकाल शुरू होता है 1509 से। तो शुरुआत करते हैं साथियों राणा सांगा। देखिएगा राणा सांगा का समयकाल शुरू होता है मेरे भाई लोगों 1509 से लेकर के और 1528 ईस्वी तक इसका समयकाल था। राणा सांगा जिसका जन्म 1482 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। गढ़ के अंदर छोटा गढ़ कटारगढ़, जिसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख, और वहां पर है कटारगढ़ के अंदर बादल महल। और भाई लोगों इस बादल महल के बादल महल की कहते हैं कि जूनी नामक जो स्थान का नाम है जूनी कचहरी, इस जूनी कचहरी के अंदर हुआ था इसका जन्म। जानकारी के लिए बता दूं आपको, यही वो कुंभलगढ़ दुर्ग है, यही वो कटारगढ़, यही वो बादल महल, यही वो जूनी कचहरी जहां पर राणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। तो आपके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी चीज याद रखने वाली है कि मेवाड़ का जगह सबसे बड़ा दो महायोद्धा, एक राणा सांगा और दूसरा महाराणा प्रताप, उन दोनों का जन्म एक ही दुर्ग में एक स्थान के ऊपर हुआ था। तो इस प्रकार से कुंभलगढ़ में कटारगढ़, कटारगढ़ में बादल महल और बादल महल में जूनी कचहरी, वहां पर हुआ था 1482 ईस्वी के अंदर राणा सांगा का जन्म। राणा सांगा शासक बना 1509 ईस्वी में, और इसका राज तिलक किया गया था चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग में इसका राज तिलक होता है 1509 ईस्वी के अंदर। राणा सांगा के कुछ हैं उपनाम, और इसके उपनामों के अंदर इसको कहा जाता है हिंदूपथ,
या हिंदूपति, इसे कहा गया है अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक, और इसको कहा गया है सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का भग्नावेश। और सैनिकों का भग्नावेश जिस बंदे के द्वारा कहा गया है उस बंदे का नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने यह बात इसलिए कही थी कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, 80 घाव लगने के कारण इसको कहा गया था कि 80 घाव लगे थे तन में, कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी वे था नहीं थी मन में। ऐसा जो वीर योद्धा शासक था उसका नाम था राणा सांगा। वो राणा सांगा मेरे साथियों, जिस बंदे ने, कर्नल जेम्स टोड ने जब इसका इतिहास लिखा, जब इसका इतिहास पढ़ा, तब उसने पाया कि शरीर पर एक ऐसा सैनिक है जिसका शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं है। पूरे शरीर का हर अंग जिसका एक खंडित हो चुका है। शरीर में सबसे मुख्य आंख, जो आंख एक कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा फोड़ दी गई थी, और उसके बाद में जब ये खातौली का युद्ध लड़ेगा तो खातौली के युद्ध के अंदर इसका एक पैर कट जाएगा। तो एक आंख एक पैर का जो धनी था उस बंदे का नाम राणा सांगा था। और जिसके शरीर में से कहीं पर भी एक ऐसा अंग अभी वंचित नहीं है, एक ऐसा अंग नहीं बचा है जो अभी पूर्ण रूप से सम्मिलित हो, या कह सकते हो पूर्ण रूप से वो एकदम सुरक्षित हो। इस प्रकार से शरीर के 80 जगह पर घाव होने की वजह से इसे कहा गया था सैनिकों का भग्नावेश, भग्नवेश। इस प्रकार से कहने वाला है कर्नल जेम्स टोड। इसे हिंदूपत कहा गया है। कहते हैं, इस आपके इतिहास में पढ़ोगे तो उसमें आएगा खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध से पहले ये वो राणा सांगा है जिसने पूरे के पूरे राजपुताने को एक जाजम, एक झंडे के नीचे ला करके खड़ा करने का काम किया था, और पूरे के पूरे हिंदू शासकों का जिसे स्वामी कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा गया हिंदूपति। और हिंदू शासकों को एक रास्ता दिखाने वाला, राजपुतानी में एकता स्थापित करने वाला, इसीलिए इनको हिंदूपत व हिंदूपति के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसे अंतिम हिंदू शासक, इतना बड़ा महायोद्धा अंतिम हिंदू शासक था, ऐसा महायोद्धा कोई भी दूसरा राजपुतानी के इतिहास के अंदर नहीं हुआ था, इसीलिए इसे अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भाई लोगों यह था आपके राणा सांगा की शुरुआत। आप लोगों ने समझी। जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़, कटारगढ़ के बादल महल, बादल महल के जूनी कचहरी के अंदर, शासक 1509 में रास किया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर 1509, और उपनाम के रूप में हिंदूपत, हिंदूपति, अंतिम हिंदू शासक या सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश कहने वाला जो बंदा था उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। यह वो बंदा है जो अपने मित्रों को कभी नहीं भूलता, जो इसके ऊपर उपकार करे, जो इसकी सहायता करे, वह उसे कभी भूलने वाला ये इस प्रकार का बंदा नहीं था। उसका एहसान जिंदगी भर मानने वाला बंदा था। भाई लोगों, आपको याद दिलाऊं कि जिस समय राणा सांगा एक मुसीबत की घड़ी में था, जब वो मेवाड़ छोड़ करके और अजमेर के जंगलों में चला गया था, उस समय काल में उसकी जो सहायता करने वाला जो बंदा था वो श्रीनगर का एक छोटा सा जागीरदार था, जिसने उसे वहां पर शरण दिए रखा, उसे अंडरग्राउंड रखा, उसका बहुत अच्छी प्रकार से उसकी चिकित्सा व्यवस्था करके और उसे वापिस एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप के अंदर उसे स्थापित किया गया था। तो यह उसका एहसान कैसे बोल सकता था। तो जैसे ही राजगद्दी के ऊपर बैठता है 1509 के अंदर राणा सांगा, तो राणा सांगा राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उस श्रीनगर के जागीरदार करमचंद पंवार को बुलाता है और उसे अजमेर की जागीर सौंपता है। अजमेर की जागीर सौंप करके उसे रावत की उपाधि देता है। तो इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, सबसे पहले रावत की उपाधि धारण करने वाला, राणा सांगा से रावत की उपाधि धारण करने वाला जो बंदा था उसका नाम है करमचंद पंवार।
राणा सांगा करमचंद पंवार को अजमेर का सूबेदार बनाया और साथ ही इसे रावत की उपाधि दी। इस प्रकार एक मित्र ने अपनी उस मित्रता को वापस ब्याज सहित एहसान चुकाया। वैसे कहते हैं कि मित्रों की जो एहसान होते हैं वो कभी चुकाए नहीं चूकते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता था उतना किया। तो ये था मेरे भाई लोगों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। करमचंद पंवार को कहाँ का जागीरदार, कहाँ का शासक बनाया गया था? अजमेर का शासक बनाया गया था। कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी। इस प्रकार से अब अपन बात करते हैं इस राणा सांगा के जीवन काल की कुछ प्रमुख सैनिक अभियानों की। राणा सांगा के समय काल की प्रमुख घटनाएं। भाई लोगों, प्रमुख घटनाओं के अंदर जैसे ये राजगद्दी पर बैठता है, उस समय काल के अंदर मेवाड़ के साम्राज्य को बहुत ही मजबूती के साथ में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा इसके सामने चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कहते हैं कि उस समय काल के अंदर दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर जो शासक बैठा था उसका नाम है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ये मौका दे करके और इसके ऊपर करता है आक्रमण। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई लोगों 1517 ईस्वी में। और आप सब मेरे भाई लोगों को पता होना चाहिए कि खातौली कहां पर है? बूंदी के अंदर। तो भाई लोगों, ये जो खातौली है, इस खातौली के युद्ध की ये कंडीशन किस लिए पैदा हुई? जब दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी जब ये देखता है कि मेवाड़ की राजगद्दी के ऊपर एक ऐसा शासक बैठा है जगह के पूर्ण रूप से पूरा शरीर भी सलामत नहीं है, एक आंख का धनी है, और एक आंख का धनी आने का जब काणे राजगद्दी पर राज कर जना पर दिल्ली का शहंशाह क्या करेगा? तो वह अपने दिल्ली के साम्राज्य विस्तार करने के वास्ते उसको एक कमजोर शासक मानते हुए और वह वहां से दिल्ली से निकल पड़ता है मेवाड़ को जीतने के वास्ते। जैसे ये समाचार मिलते हैं राणा सांगा को, तब राणा सांगा भी वहां पर उसका स्वागत करने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ जाता है। और कहते हैं कि इस बूंदी के खातौली नामक स्थान पर दोनों की सेनाएं होती हैं आमने सामने, जिसके अंदर राणा सांगा अपने जीवन काल के अंदर उन मेवाड़ी उन रणबांकुरों के साथ में, उन कहते हैं कि अपने दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ने वाले उन भूखे शेरों के साथ में वहां पर गया था। और जैसे ही इनका होता है आमना सामना, युद्ध का बिगुल बजता है, तब राणा सांगा की उस कह सकते हो कि शेरों के रूप के अंदर जो सेना थी, वो सेना बहुत कम थी। इब्राहिम लोदी के पास सेना दुगुनी थी और इसके पास सेना आधी थी, लेकिन फिर भी इस राणा सांगा की सेना के सामने इब्राहिम लोदी की सेना टिक नहीं पाती है। और कुछ ही घंटों के बाद के अंदर इब्राहिम लोदी की सेना वहां से इस युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाती है। इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से होती है इसके अंदर हार। और इब्राहिम लोदी जिसने सोचा था कि वो एक आंख को धनी कायनियाल करसी इस जान का कमजोर शासक राजगद्दी के ऊपर बैठ मिले हैं, तब उसे पता चला कि वो एक आंख को धनी किशोर है। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी बुरी तरह से होता है इस युद्ध के अंदर पराजित, और राणा सांगा इस युद्ध के अंदर होता है विजयी। ये विजय अपना आप में एक बहुत बड़ी जीत थी मेरे साथियों, क्योंकि इसने राणा सांगा ने दिल्ली के शहंशाह यानी कि हिंदुस्तान के शहंशाह को उसने पराजित किया था। एक मेवाड़ एक छोटी सी रियासत के थोड़े से सैनिकों के द्वारा जब हिंदुस्तान के शहंशाह को पराजित किया गया, तो इस पूरे के पूरे राजपुताने में, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस राणा सांगा की जो शक्ति थी, राणा सांगा का जो वीर योद्धत्व था, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो जाती है। या यह कहूं कि राणा सांगा पूरे हिंदुस्तान में छा चुका था साथियों। इसके बाद हार गया इब्राहिम लोदी, लेकिन ये हार नहीं मानता है। हार माने तो कैसे माने?
कह रहे हारे तो हारे, लेकिन हारे भी किससे हारे? अरे उस कांडिया से हार गए, एक अंक के धनी से हार गए, जो एक कमजोर शासक मान करके गए थे। मेवाड़ छोटी सी रियासत, और एक आंख के धनी से अगर हार जाए तो इससे अच्छा है कि अपन किसी से भी हार जाते। लेकिन इसको देख रहे, इससे हारने के बाद में तो अपन कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इब्राहिम लोदी इस हार को पचा नहीं पाता है, और एक साल के बाद के अंदर फिर से वो मेवाड़ के ऊपर करेगा आक्रमण। एक साल के बाद यानी कि 1518। बात करते हैं अगले युद्ध की। उससे पहले देखिएगा खातौली। खातौली कहां पर है? बूंदी के अंदर। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी ये आक्रमण कर रहा है, इसलिए आक्रमण इस ओर से हो रहा है। मेवाड़ का शासक राणा सांगा इस युद्ध में विजयी और इब्राहिम लोदी पराजित। प्रथम युद्ध खातौली के बाद में दूसरा युद्ध होता है साथियों, जिसे कहा जाता है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। ये बाड़ी धौलपुर में, इसलिए इसे धौलपुर का युद्ध भी कहा जाता है, और सन है 1518 ईस्वी के अंदर। और यहां पर एक तरफ मेवाड़ का शासक राणा सांगा और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। कहते हैं कि इस दूसरे युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, बल्कि इसने अपनी सेना भेजी थी। इसने अपने 2 सेनापति भेजे थे, जिन सेनापतियों के नाम है मेरे साथियों मियां माखन व मियां हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट, मियां माखन व मियां हुसैन इब्राहिम लोदी की तरफ से आते हैं, और इब्राहिम लोदी के द्वारा, इब्राहिम लोदी की सेना के द्वारा ये आक्रमण किया जाता है 1518 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर भी कहते हैं कि ये मातृभूमि का वो सच्चा सपूत, वो वीर योद्धा शासक था, जो इस युद्ध के अंदर भी इब्राहिम लोदी की सेना को करता है बुरी तरह से पराजित, और राजपुतानी के इतिहास को करता है गौरवान्वित और होता है विजयी। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन इस युद्ध के अंदर होते हैं बुरी तरह से पराजित, और पराजित होने के साथ में इस युद्ध के अंदर ये दोनों ही लड़ते हुए मारे जाते हैं। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी की ये दूसरी हार थी। अब जब ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इस बात का पता चला कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जिसने दिल्ली के शहंशाह, हिंदुस्तान के शहंशाह इब्राहिम लोदी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजित कर दिया है, तब पूरे के पूरे इस हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा की जो शक्ति थी उसका लोहा पूरे हिंदुस्तान ने माना। अब देखिएगा साथियों, जिस समय काल के अंदर ये 2 युद्ध लगातार उन्हें पराजित कर चुका था, सेना का जो जोश था वो 7वें आसमान पर था, और राणा सांगा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध और साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी तैयार था। उसी समय काल के अंदर कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं, और एक युद्ध होगा अगला, जिसका नाम है गागरोन का युद्ध। गागरोन आप सबको पता है झालावाड़ में आता है, और यह युद्ध हुआ था 1519 में। इसका घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से होता है मेरे साथियों। मध्य प्रदेश में एक स्थान है चंदेरी, उस समय मालवा के पास, और चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, और दूसरी तरफ मालवा मध्य प्रदेश, यहां का शासक था महमूद खिलजी सेकंड। देखो राणा कुंभा याद होगा आपको, जहां पर मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम था और राणा सांगा के समय काल के अंदर महमूद खिलजी सेकंड था। तो ये मेदिनी जो राय है ये मालवा के आसपास के क्षेत्र में चंदेरी था, और इसी वजह से ये मेदिनी राय
इस महमूद खिलजी सेकंड का एक सामंत था, आप कह सकते हो कि उसकी अधीनता स्वीकार किए हुए बंदा था। लेकिन जैसे ही इस हिंदू शासक को पता चलता है कि इस मेवाड़ का, इस राजपुताने के अंदर और इसके संपर्क में पास में ही मेवाड़, और मेवाड़ का एक ऐसा वीर योद्धा शासक आसपास के पूरे क्षेत्र को जीतता हुआ, यानी कि हिंदुस्तान के शहंशाह को जिसने पराजित कर दिया, तो आखिरकार फिर क्यों इस महमूद खिलजी सेकंड का एक सामंत रहा जाए। अगर मुझे सामंत ही रहना है या किसकी अधीनता में रहना है तो फिर मित्रता बढ़ा करके राणा सांगा की मित्रता बढ़ाई जाए। ये इस प्रकार का विचार कर रहा था। और इस प्रकार जैसा कि एक सामंत के साथ में कुछ शर्तें होती है कि उसको कर चुकाना पड़ता है, निश्चित रूप से उसको वहां पर लगान देनी पड़ती है, तो धीरे धीरे मेदिनी राय की का जो मन था वो धीरे धीरे इस राणा सांगा की तरफ ज्यादा होने लग गया। और राणा सांगा से प्रभावित होकर के और इस बंदे ने महमूद खिलजी सेकंड को लगान देने से मना कर दिया और उसकी सब शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से महमूद खिलजी सेकंड के द्वारा आक्रमण किया जाता है इस मेदिनी राय पर। कहते हैं मेदिनी राय के ऊपर जब आक्रमण किया गया था तो इस मेदिनी राय के ऊपर महमूद खिलजी सेकंड जैसी बड़ी शक्ति के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तब ये चंदेरी को, महमूद खिलजी सेकंड के द्वारा चंदेरी को जीत लिया जाता है। मेदिनी राय की इसके अंदर होती है बुरी तरह से पराजय, ये होता है पराजित। और इस मेदिनी राय का जो पूरा परिवार था, ये पूरा परिवार महमूद खिलजी सेकंड के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये अपना राज खो चुका था, ये अपने पूरे परिवार को खो चुका था। और इस प्रकार से साथियों कहते हैं जब ये अपने पूरे परिवार को खो चुका था उस समय इसके पास में अब एकमात्र उपाय था, एकमात्र इसके पास में चीज जो बची थी वो थी राणा सांगा की सहायता लेना। और ये यहां से अपनी जान बचा करके पहुंचता है मेवाड़ और मेवाड़ जाकर के वहां पर इस राणा सांगा से लेता है ये सहयोग मांगा इसने राणा सांगा से। और वहां जाकर के बोलता है कि हे मित्र, मैं तेरी सहायता लेने के लिए आया हूं और मैं तेरे हमेशा सेवक के रूप के अंदर तेरी सेवा करूंगा, आपकी मैं अधीनता स्वीकार करूंगा। वो महमूद खिलजी सेकंड जिसने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, वो महमूद खिलजी सेकंड जिसने मेरे चंदेरी को उजाड़ दिया, अब आप ही एकमात्र मेरे पास के अंदर एक सेवक के रूप, एक मेरे शासक के रूप में, स्वामी के रूप के अंदर हो, और मैं आपके पास यहाँ पर रह करके हमेशा आपके प्रति एक समर्पित होकर के यहाँ पर रहूंगा, इसलिए आप मेरी सहायता करो। इस प्रकार से भाई लोगों कहते हैं कि जब राणा सांगा के पास के अंदर ये शरणागत यहाँ पर दौड़ करके आता है, और वैसे भी अपने राजपुताने की एक परंपरा रही है शरणागत वात्सल्य भावना, और इसी वजह से आखिर राणा सांगा इस मेदिनी राय की करेगा सहायता। उधर इस महमूद खिलजी सेकंड को जब पता चला कि राणा सांगा के पास मेदिनी राय राणा सांगा के पास पहुंच गया है और वहां जाकर के वो उनसे सहायता मांगेगा, तब महमूद खिलजी सेकंड के द्वारा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से ये मांगता है साथ। तो इसमें महमूद खिलजी सेकंड के साथ में गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था और इधर राणा सांगा, और ये राणा सांगा के साथ के अंदर है मेदिनी राय। तो एक तरफ चंदेरी का शासक मेदिनी राय व राणा सांगा, दूसरी तरफ महमूद खिलजी सेकंड और गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह। और इस प्रकार इन दोनों के बीच के अंदर एक होगा युद्ध, और ये युद्ध जो लड़ा जाएगा इस युद्ध का नाम है साथियों गागरोन का युद्ध। और ये जो गागरोन का युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया है 1519 में, और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा व मेदिनी राय ये होते हैं इसके अंदर विजयी। राणा सांगा ये युद्ध भी जीत जाता है, और इधर महमूद खिलजी सेकंड
होता है बुरी तरह से पराजित, और पराजित होने के बाद में इसको बंदी बनाया, और कहते हैं कि इसे भी 6 महीने तक बंदी बनाए रखा, और 6 महीने के बाद के अंदर फिर इसे राणा सांगा के द्वारा छोड़ा जाता है। तो देखिएगा मेरे साथियों, आप लोगों के सामने डायग्राम तैयार है। गागरोन का युद्ध 1519, और ये गागरोन है झालावाड़ में, जहां पर मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड, जो कि अपने सामंत मेदिनी राय के ऊपर करेगा आक्रमण, क्योंकि मेदिनी राय ने उसे कर देने से, लगान देने से मना कर दिया था, और मेदिनी राय का धीरे धीरे झुकाव राणा सांगा की तरफ हो गया था। इसी वजह से मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड चंदेरी के शासक मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करके उसे बुरी तरह करेगा पराजित, और पराजय के साथ ही उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पूरा परिवार खोने के बाद राज खो दिया, और पूरा का पूरा परिवार को खो दिया। उसके बाद के अंदर ये यहां से दौड़ करके और अपनी जान बचा करके भागता है सीधा मेवाड़, और मेवाड़ जाकर के कहता है कि अहम शरणम गच्छामि, मैं तेरी शरण में आया हूं हे राणा सांगा, अगर तू मेरा परम मित्र है तो मेरी सहायता कर। उसने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा, और अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। इस प्रकार से जब एक बंदा गुहार लगाता है राणा सांगा के दरबार में जाकर के, तब वो राणा सांगा इसकी करेगा सहायता, और राणा सांगा व मेदिनी राय दोनों मिलकर के आक्रमण करेंगे महमूद खिलजी सेकंड सहायता लेगा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से, और इस प्रकार से इन दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होगा, जिस जगह का नाम है गागरोन, और गागरोन है झालावाड़ में, जहां पर 1519 में यह भीषण युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा विजयी और महमूद खिलजी सेकंड होगा पराजित के बाद इसे बनाया जाता है बंदी, और बंदी बनाने के बाद में 6 महीने के अंदर जब आखिर महमूद खिलजी सेकंड उसे रिहा करने के वास्ते गुहार लगाता है कि है राणा सांगा, एक बार मेरी जान बख्श दे, मैं थारी काली गाय हूं, राम दुआई कने थारा मेवाड़ का देखूं या थारा कोई मित्र का नहीं देखूं, तेरे आपके मेवाड़ व आपके मेवाड़ के कोई भी जो सहयोगी है उसकी तरफ कभी नजर भी उठा करके नहीं देखूंगा, बस एक बार मेरी जान बख्श दे। आखिरकार कहते हैं कि राणा सांगा उसके ऊपर आ जाती है दया, और राणा सांगा आखिर महमूद खिलजी सेकंड को 6 महीने के बाद में वहां से कर देता है रिहा। इस प्रकार से राजपुतानी के ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा थी कि जब इस प्रकार से गुहार लगाई जाती थी उसको माफी देने के वास्ते एक बड़ा जिगरा भी अपने इस मेवाड़ के शासक रखा करते थे। तो साथियों, 3 युद्ध आप लोगों ने पढ़ चुके हो। प्रथम युद्ध खातौली का युद्ध, दूसरा युद्ध बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, और तीसरा युद्ध है आपके गागरोन का युद्ध, और इसे सन के रूप में आप याद रख सकते हो। प्रथम होता है 17 में, दूसरा होता है 18 में, और तीसरा होता है 19 के अंदर। ये 3 युद्ध जिस समय काल के अंदर जीत चुका था राणा सांगा, हिंदुस्तान में छा चुका था राणा सांगा, उसी समय काल के अंदर कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में या हिंदुस्तान की राजनीति में आएगा एक नया मोड़, और वो मोड़ कुछ इस कदर था साथियों, देखिएगा। उस समय काल के अंदर पंजाब के दो सूबेदार, नाम था आलम खां लोधी, और दूसरा नाम है साथियों दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, और ये दोनों ही जो बंदे थे ये इब्राहिम लोधी के सहयोगी कह सकते हो या सगे संबंधी भी कह सकते हो। ये इब्राहिम लोधी के सहयोगी रहे हुए थे। पंजाब के सूबेदार आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, ये दोनों ही इब्राहिम लोधी के कभी शुभ चिंतक हुआ करते थे, उसके सहयोगी हुआ करते थे। अब उन्होंने जब ये देखा कि इब्राहिम लोधी वो शासक जो इस एक छोटी सी रियासत मेवाड़ के शासक राणा सांगा से 2 बार हार चुका है, अब वो दिन दूर नहीं, उनको एक चिंता सताने लगी। अब वो दिन दूर नहीं जब वो मेवाड़ का शासक राणा सांगा जल्द ही आक्रमण करेगा दिल्ली पर, और दिल्ली का बन जाएगा सुल्तान,
और दिल्ली का जो बनता है सुल्तान वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह बनता है, और जिस बंदे की दिल्ली पर होता है अधिकार वो बंदा फिर पूरे के पूरे हिंदुस्तान का शासक कहलाता है। और इस प्रकार से अब तक जो स्थापित है मुस्लिम सत्ता, उस मुस्लिम सत्ता के स्थान पर स्थापित हो जाएगी हिंदू सत्ता। और इसीलिए इस हिंदू शासक को अगर हमें रोकना है तो इसके वास्ते इस इब्राहिम लोदी से बस की बात नहीं है। इब्राहिम लोदी 2 बार हार चुका है, निराश हताशा हो चुकी है, और यह बंदा यहां पर मुस्लिम सत्ता को लंबे समय तक स्थापित करने में नाकाम रहेगा। जिस दिन आक्रमण हो जाएगा उस दिन यह सत्ता चली जाएगी, और फिर आने वाले वर्षों तक यहां पर फिर से मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की चिंता सता रही थी, जिनके नाम थे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। इसीलिए कोई उपाय किया जाए। तो उसी समय काल में कहते हैं मेरे भाई लोगों, इस आलम खां और दौलत खां लोदी के ने दिमाग लगाते हैं और उनको याद आता है कि फरगना का एक शासक जो एक वीर युद्धते गुणों से भरपूर और भारत आने के लिए तड़प रहा था, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तड़प रहा था। आप सबको पता होना चाहिए फरगना है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां का जो शासक बना हुआ था उसका नाम था बाबर। और इसीलिए आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के द्वारा इस बाबर को भेजा जाता है एक प्रेम पत्र, कह सकते हैं इसको एक लव लेटर भेजा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि आप भारत आए, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। भारत आने का निमंत्रण दिया जाता है, और यह कहा गया कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के हम दोनों सहयोगी हैं, उसके मित्र हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सत्ता को बचा नहीं पाएगा, इसलिए आप भारत आए, और भारत आने के बाद में आपको हम दोनों का मिलेगा सहयोग, और इस प्रकार से हम यहां पर मुस्लिम सत्ता को ही निरंतर रूप से स्थापित कर पाएंगे। बाबर पहले से ही भारत आने के लिए तड़प रहा था, और उधर से दिल्ली के शहंशाह के सहयोगियों का यहां पर निमंत्रण पाना, तो ये उसके लिए एक संजोग की बात थी, और इसी वजह से बाबर ये मौका खोने वाला नहीं था, और बाबर इस लव लेटर के ऊपर जरूर भारत आएगा। और भारत जब आएगा तो भारत आते ही सबसे पहले इनको सहयोग मिलेगा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के द्वारा। इस प्रकार से बाबर का होता है भारत के अंदर आगमन। समझ गए मेरे साथियों? तो आज की जो क्लास है ये लाइव क्लास नहीं, आप सब भाई लोगों को पता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये बाबर आखिर आलम और दौलत के बुलाने से आएगा भारत, और बाबर जैसे ही भारत आता है, इसको सहयोग मिलता है आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के द्वारा। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के द्वारा सहयोग मिलने से ये पूरा का पूरा यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है, और इस रणनीति के तहत बाबर भारत आते ही करेगा दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण, और इस प्रकार से फरगना का शासक बाबर, और बाबर का आक्रमण होगा दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर। इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध को कहा जाता है साथियों पानीपत का युद्ध। और पानीपत आप सब भाई लोगों को पता है कि हरियाणा में है, और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होता है। इसके अंदर इब्राहिम लोदी के जो सहयोगी थे, जिनको ये अपना सहयोगी मान करके चल रहा था, आलम खां और दौलत खां, और इधर बाबर के साथ यहाँ पर साथ में लेकर के आया था ये तोपखाना, जो आज तक हिंदुस्तान में कभी प्रयोग में नहीं लिया गया था। तोपें कने भारताला देखी कोनी के तोपें यानी की वेगी वहां के लिए तो एक पहली थी कि यह चीज कहीं है। तो यहाँ पर जब बाबर आता है तब अपने साथ में लेकर के आया था ये तोपें, और इस युद्ध के अंदर
पानीपत के इस प्रथम युद्ध के अंदर, पानीपत का ये प्रथम युद्ध है भाई लोगों, याद रखना। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, 21 अप्रैल 1526। तो यहां पर बाबर भारत के अंदर पहली बार तोपखाने का प्रयोग करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो युद्ध होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध के अंदर तोपखाने की वजह से और साथ ही साथ जो सबसे बड़े विश्वास पात्र थे आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, इन दोनों के द्वारा किया जाता है इस युद्ध भूमि के अंदर विश्वासघात। जिनके ऊपर था सबसे बड़ा विश्वास, उन्हीं लोगों ने किया विश्वासघात। और क्यों नहीं होता विश्वासघात? क्योंकि जहां होता है अति विश्वास वहीं पर होता है विष का वास, क्योंकि नाम ही है विश्वास। देखिएगा, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी के विश्वासघात की वजह से आखिरकार इब्राहिम लोधी यहां पर लड़ता हुआ होता है वीर गति को प्राप्त। इसने वीर गति प्राप्त की और साथ ही बाबर इस युद्ध के अंदर होता है विजयी और विजयी हुआ। और साथ ही साथ भारत के अंदर हो जाती है मेरे भाई लोगों मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। इसी के साथ हिंदुस्तान की राजगद्दी के ऊपर बैठ गया बाबर, और जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम हो गया मुगल वंश, और लोधी वंश का यहीं पर होता है खात्मा। समझ में आ गया? तो देखिएगा मेरे भाई लोगों, यहां तक जो आपने पढ़ा है इस युद्ध तक, जो युद्ध आपके पानीपत के प्रथम युद्ध तक। अब जैसे ही ये युद्ध जीत गया, बाबर के सहयोगी आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी आते हैं इस युद्ध के बाद के अंदर, और तब वहां पर चर्चा होती है कि अब जब हिंदुस्तान के शहंशाह बनी गए हैं तो आप मुझे ये बताओ कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुझे सबसे बड़ी चुनौती देने वाला बंदा कौन है? तब उसे बताया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती देने वाला है तो एक आंख का धनी जिसका नाम है राणा सांगा। वो राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक है, जो अब तक दिल्ली के शहंशाह इब्राहिम लोधी को 2 बार पराजित कर चुका था, मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर चुका था। इस वजह से अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर यहां पर मुगल वंश की सत्ता स्थापित रखनी है तो फिर आपको राणा सांगा से लोहा लेना पड़ेगा। बाबर को बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसी रियासत जगह के एक आंख को धनी बट राज कर रही है, और वो बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती, वो भी एक आंख का धनी। अरे हिंदुस्तान के माने यहाँ की भी दिन से आएगी कहानियां राज करे। तब उसने कहा कि वो कैसा कहानी है या वो एक आंख का कैसा धनी है, वो तो वो इब्राहिम लोधी चलेगा नहीं। भी एक बार पूछ लेता कि वो किस प्रकार का शासक है, कैसा नहीं है। इब्राहिम लोधी को 2 बार धूल चटाने वाला अगर कोई बंदा था तो वो बंदा था राणा सांगा। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, इस बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राणा सांगा, और अब बाबर इस राणा सांगा के खिलाफ अभियान की करेगा शुरुआत। लेकिन आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे बाबर व राणा सांगा का संघर्ष, युद्ध की प्रमुख घटनाएं, और राणा सांगा किस प्रकार से एक वो 80 घाव लगने वाला वो महायोद्धा कहलाया था। और यही कहूंगा कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये पढ़ेंगे भाई लोगों अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।